अपनी बहू या पोती को बिना देखे ही वहां से चली गई। अब 2 दिन बाद जब राधिका हॉस्पिटल से घर आई तो उसकी सास ने उसे बहुत बातें सुनाई। किशनपुर नाम के गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं और बीमार पति बेचारी गरीब माँ दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पालती। हे भगवान, इसमें तो मुट्ठी भर ही चावल हैं। इतने में 4 परिवार का पेट कहाँ से भरेगा। कोई नहीं, इसे रोमा पूजा को खिला दूंगी। मेरी बच्चियों को परीक्षा देने जाना है, भूखे पेट थोड़ी ना जाने दूंगी। ये सोचकर वो बेचारी दुखियारी माँ अपने परिवार के लिए खाना बनाने लगती है। वो खुद अपना मन मारकर अपनी बेटियों को हर खुशी देती है, खुद भूखी रह जाती थी। इसलिए भगवान ने माँ को सबसे ऊपर दर्जा दिया है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। माँ, दाल चावल तो बहुत ही स्वाद बना था, पर ये क्या, पतीले तो खाली हो गए। तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तुम क्या खाओगी? तुम दोनों ने खा लिया, मेरा पेट भर गया। ये लो दही शक्कर खाओ, अब जाओ वरना परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। अब वो बूढ़ी माँ अपने आंसुओं को पूछते हुए अपने बीमार पति को उठाती है। हे भगवान, अजी आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दुर्गा, बस दुखी हूँ ये देख कर कि किस तरह तुम दोनों बेटियों को अकेले पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पेट काट रही हो। लेकिन दुर्गा, बेटियां पराया धन होती हैं, एक दिन हमें छोड़कर चली जाएंगी। अब वो बूढ़ी माँ अपने आंसुओं को पूछते हुए, जानती हूँ जी, मगर तुम देखना मेरी बेटी मुझे कभी नहीं भूलेंगी, कभी नहीं भूलेंगी। अब वो बूढ़ी माँ अपने आंसुओं को पूछकर काम पर चली जाती है। वो दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती रहती और अपनी टूटी हुई चप्पल को ठीक करके पहन लेती, पर अपने कभी कुछ नहीं खरीदती और अपनी बेटियों की हर इच्छा पूरी करती। ऐसे ही दिन निकलते गए। फिर एक दिन दोनों बेटियों का रिजल्ट आ गया। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रोमा बेटी, आंगन में। माँ, आंगन में कितनी धूप और गर्मी है, आप यहाँ बैठकर चक्की पीस रही हैं? आटा खत्म हो गया था ना बेटी, इसीलिए कोटा का थोड़ा गेहूं कब से रखा पड़ा था तो पीस रही हूँ। माँ, गेहूं आटा चक्की पर दे आती, वो पीस देते। पूजा बेटी, चक्की वाला 5 रुपए पिसाई लेने लगा है, इतने कहाँ से देती? और 2 पैसे ऐसे थोड़ी ना बचते, कल को तुम दोनों की शादी भी करनी है। माँ, शादी वादी की छोड़ो, ये देखो आपकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है। मुझे पढ़ने के लिए शहर का सबसे बड़ा कॉलेज मिला है, जहाँ मैं फ्री में आगे की पढ़ाई करूंगी और 2-3 सालों में अच्छी नौकरी लेकर आपको और बाबा को, छोटी को वहीं बुला लूंगी। नहीं, मैं तुझे ऐसे अनजाने शहर में नहीं भेजूंगी, जाने वहाँ कैसे लोग होंगे। अगर जाना ही है तो शादी करके जा। तभी वो अपने प्यार के बारे बता देती है। माँ, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अनमोल से प्यार करती हूँ, हम साथ पढ़ते हैं, वो शहर का ही है। अगले दिन बड़ी बेटी लड़के वाले को घर बुला लेती है। वो लोग अमीर होते हैं। बहन जी, 2 दिन में हम शहर लौटेंगे, मैं चाहती हूँ बच्चों की शादी 2 दिन में हो जाए। जी जरूर, आपकी जैसी इच्छा है वैसे ही होगा। वादा तो दे दिया, लेकिन मुझे गरीब माँ की मुट्ठी में एक कौड़ी भी नहीं है। अगले दिन वो गरीब माँ शादी के लिए कर्जा ले लेती है, बिना किसी को बताए। देख दुर्गा, मैं तुझे ये कर्जा तेरे घर के दम पर दे रहा हूँ। अगर हर महीने टाइम से ब्याज नहीं दिया तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। मंजूर है सरकार। फिर वो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर देती है। अच्छा, तो मैं चलूँ माँ? हाँ मेरी बच्ची, और सदा खुश रहना। बूढ़ी माँ अपनी बड़ी बेटी को विदा कर देती है, पर अभी उसकी एक जिम्मेदारी और थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती है, गर्मी में भी लगी रहती। ऐसे ही कुछ दिनों में छोटी बेटी भी पढ़ाई पूरी कर लेती है। माँ, रोमा दीदी का फोन आया था, वह मुझे अपने पास बुला रही हैं। बूढ़ी माँ अपनी बेटी की ये बात सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और आंसू छिपाते हुए कहती हैं, तेरा क्या मन है बिटिया, क्या तू जाना चाहती है? हाँ माँ, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर जा बेटी।
शुक्र है अब मुझे माँ के संग में इस झोपड़पट्टी में गर्मी में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं शहर जाऊंगी, दीदी के ससुराल में तो सारी सुख सुविधा की चीज लगी होंगी। इस प्रकार वो छोटी बेटी अपना ऐसो आराम पाने के चक्कर में अपनी गरीब बूढ़ी माँ को गर्मी में अकेले छोड़कर चली जाती है। वो बेचारी उसे बस देखे जा रही थी। दोनों बहनें बड़े घर में चली जाती हैं। छोटी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ दीदी। अरे तू तो पसीने से भीग गई है, चल आजा मेरे साथ। अरे वाह दीदी, तुम्हारी जिंदगी तो ऐशो आराम में सही कट रही है। यहाँ कितनी ठंडक है, गर्मी का तो एहसास भी नहीं है। आहा, ये एसी कितनी ठंडी हवा फेंक रहा है, ऊपर से इतना नरम बिस्तर। कसम से लाइफ हो तो ऐसी। अच्छा चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए फ्रूट और ठंडा ठंडा जूस लाती हूँ। इस प्रकार दोनों बहनें ऐसो आराम में सब कुछ भूल गई थीं। वहीं दूसरी ओर वो लाचार माँ मजदूरी की जा रही थी। दुर्गा बहन, दोपहर के खाने का टाइम है, सब मजदूर खा रहे हैं, तुम अभी ईंट ढो रही हो। शायद भगवान ने मुझे गरीब बुढ़िया के भाग्य में चैन की रोटी खानी नहीं लिखी। निर्मल भाई, और देखो सबके परिवारों में से किसी की पत्नी, किसी की माँ तो किसी की बेटी उसे खाना पहुँचाते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई रोटी लाने वाला नहीं है। इस प्रकार वो बूढ़ी बेसहारा माँ अपनी किस्मत को कोसते हुए फिर से काम करने लगती है। गर्मी इतनी पड़ती है कि उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वो 1 मिनट आराम नहीं करती और काम करती रहती। इतनी गर्मी में वो ठीक से अपने घर में सो भी नहीं पाती थी। उनका घर अंगारों की तरह जलता रहता था। इस कारण उसके पति का भी अंतिम समय आ गया था। दुर्गा, मेरे जाने का समय हो गया है, अपना ध्यान रखना। नहीं जी, आप मुझे इस तरह से बीच मझधार में नहीं छोड़कर जा सकते। ऐसा कहते हुए उसके पति के प्राण निकल जाते हैं और वो रोती रह जाती है। अब वो अकेले ही चिता को अग्नि देती है। उसके बाद वो लाचार माँ अपनी बेटियों का रास्ता देखने लगती है। शहर जाने के बाद मेरी भी बेटियां मुझे पलट कर देखने भी नहीं आई कि उनकी गरीब माँ जिंदा भी है कि मर गई। एक तरफ जहाँ वो बूढ़ी माँ अपनी अपना लिया कर्जा उतारने के लिए मेहनत किए जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटियां ऐसी में मौज उड़ा रही थी। देखा दीदी, इस बार मैंने बाजी मार ली, मैं जीत गई। अब मुझे फ्रूट केक खिलाओगी? इसमें क्या बड़ी बात है, फ्रिज घर में ही है, बना देती हूँ। तुम दोनों को यहाँ खाने पीने की पड़ी है। वहाँ गांव में तुम्हारी माँ किस हालत में है तुम्हें पता है? ओह वो जीजू, माँ ठीक ही होंगी, और माँ को तो हमेशा से कमाने की आदत है, वो कमा खा लेंगी। अरे जिस जतन में उन्होंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारा पेट भरवाया, कभी सोचा है तुमने? अपने पति की कही बातें उन्हें कड़वी तो लगती है, पर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर दोनों बहनें अपनी गाड़ी लेकर अपनी माँ से मिलने आती हैं और देखती हैं गरीब माँ की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। रो माँ पूजा, मेरी बेटिया, तुम दोनों मुझसे मिलने आई हो। माँ, माँ तुम ठीक हो? ये कैसी हालत बना ली है तुमने, और पाँव में इतने छाले पड़ गए हैं। अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखकर उन दोनों बहनों को अपने बचपन की याद आ जाती है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वो माफी मांगने लगी। माँ हमें माफ कर दो, अपनी जिंदगी की खुशियाँ मनाने में हम इतनी ज्यादा खो गई थी कि भूल बैठी कि हमारी अच्छी जिंदगी हमारी गरीब माँ की ही देन है, जिसमें धूप को भी धूप न समझा, बस मेहनत करती रही और हमें छांव देती रही। अब तुम हमारे संग रहोगी? नहीं बेटी, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र इसी घर में गुजारना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो फिर हम इस इच्छा को पूरी करेंगे माँ। तुमने अपना फर्ज निभाया, अब तुम्हारी ये दोनों बेटी अपना फर्ज निभाएंगी। दोनों बहनें अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाती है। इस प्रकार वो सब अब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे अपनी बहन की तरह तू भी मनहूस निकली। कैलाश बेटा, ये दोनों बहनें ही मनहूस है।
तू इन्हें छोड़, ये तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगी। मैं तेरे लिए कोई भाग्यशाली लड़की ढूंढूंगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कमला अपने बेटे बहू को इतनी खरी खोटी सुना रही थी? इस बात को जानने के हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। अरे ओ दुल्हन के देवर, जीजा तो सलमान खान बनकर अपनी काजोल को लेने आ गए, लेकिन तुम किस लिए आए हो? अरे ओ दूल्हे की साली, अरे हरे दुपट्टे वाली, हम अपनी भाभी जी को ले जाने आए हैं। ना बाबा ना, हम अपनी दीदी को अभी नहीं भेजेंगे। पहले जीजा जी के सर पर सेहरा सजेगा, उसके बाद ही दुल्हनिया की डोली उठेगी। इस प्रकार दोनों दूल्हे का भाई और दुल्हन की बहनों में तकरार होने लगी और हंसी मजाक चलता रहा। थोड़ी देर बाद शादी होने के बाद दुल्हन अपने परिवार से विदा होने लगी। मेरी प्यारी बहना, मैं दुनिया को अलविदा बोल सकती हूँ, लेकिन तुझे कैसे अलविदा कहूँ? दीदी, कभी अलविदा ना कहना। भले ही तू पराए घर चली जा, लेकिन तू हमेशा मेरी दीदी ही रहेगी। अरे अरे, बस हो गया दूल्हे की साली जी का भाषण। चुप करो दुल्हन की देवर, तुम्हें तो बस हमें छेड़ना ही आता है। ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। इस प्रकार दोनों में खट्टी मीठी शरारत भरी बातें होने के बाद राधिका अपने घर वालों से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जहाँ सभी लोग उसकी विदाई में रो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन सबसे अलग थी। दीदी तो जा रही है, लगता है कि अब मुझे आलोक से मिल लेना चाहिए। उसने मुझे मैसेज किया था कि वो यही है, लेकिन है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। अरे ढोलक वाले भैया, आप पागल हो गए हो? मेरे घर में मुझे ही छेड़ रहे हो? अभी अपने बाबा को बुलाकर तुम्हारी ना। अरे अरे, बा वो जैसे ही चिल्लाने लगी, उस लड़के ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मूंछ हटाई। रिलैक्स, ये मैं हूँ। आलोक, तुम ऐसे? हाँ, अब तुम्हारे घर में तो ऐसे ही आता। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, वैसे मेरी सांवली सलोनी, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे अपनी दीदी की तरह मेरी दुल्हन बनने का कब इरादा है? अभी नहीं, अभी तुम मेरा इंतजार करो। वो ऐसे बोलकर शर्माते हुए वहां से चली गई। अब राधिका तो विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। अब एक वो ही बची थी, जिसके बाद वो अपने माता पिता और बाकी मेहमानों को संभालने में ही लग गई। मेरी एक बच्ची तो चली गई, बस दूसरी के लिए भी कोई ऐसा ही अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो बात बन जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे लिए भी कोई बहुत स्पेशल भगवान ने बनाया ही होगा। वो ऐसे बोलकर पीछे से अपनी माँ के गले से लग गई। अब ऐसे ही समय निकलता गया और अब राधिका भी अपनी घर गृहस्थी संभालने में लग गई थी और अब इधर वो भी अपने माता पिता की सेवा में लगी हुई थी। ऐसे समय के साथ साथ कुछ दिनों बाद राधिका गर्भवती हो जाती है। अरे वाह, मुझे मेरी बहू से एक बेटा चाहिए जो आगे को मेरे वंश को बढ़ाए, अपने बाप का भी सहारा बने। क्यों बहू? जी माँ जी, जरूर, लेकिन ये सब तो हमारी सोच है। जिस रूह को मेरे जरिए इस दुनिया में आना है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है ना। सही कहा, लेकिन हमें हमेशा शुभ शुभ सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे जरूर पोता ही मिलेगा। कमला अपनी बहू से पौता ही चाहती थी। पौते की चाह में वो राधिका का बहुत ख्याल भी रख रही थी। अरे बहू, दलिया खा। मैंने सुना है नमक का दलिया गर्भावस्था में बहुत अच्छा रहता है। माँ, मैंने और कोई बहाना नहीं चलेगा। इस कंडीशन में तुझे खाते पीते रहना चाहिए, तभी तो मेरा पोता भी स्वस्थ होगा। कमला ऐसे जबरदस्ती ही राधिका को खिलाती रहती है। अब ऐसे ही समय निकलता गया और राधिका की डिलीवरी भी हो गई और उसे एक बच्चा हुआ। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? स्वस्थ तो है ना? मैंने कब कहा कि आपको पोता हुआ है? हैं? पोता नहीं हुआ?
आपको शायद गलत फहमी हुई है, आपको तो पोती हुई है। मुबारक हो, आप अपनी बहू से मिल सकती हो। कमला ऐसे अपनी पोती का नाम सुनकर आग बबूला हो गई और हॉस्पिटल में अपनी बहू या पोती को बिना देखे ही वहां से चली गई। अब 2 दिन बाद जब राधिका हॉस्पिटल से घर आई तो उसकी सास ने उसे बहुत बातें सुनाई। माँ, आप अस्पताल में मुझसे बिना मिले क्यों चली गई थी? अरे, मैं तो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। मनहूस, तुझसे एक पोते की उम्मीद लगाई थी मैंने। हाँ? मुझे ये एक खुशी भी नहीं दी गई तुझसे। माँ जी, लड़का या लड़की पैदा करना मेरे हाथों में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे अगली बार पोता ही चाहिए वरना। कमला ऐसे राधिका को बहुत बातें सुनाकर चली गई। अब समय ऐसे ही निकलता गया और समय के साथ साथ राधिका 2 बार फिर से गर्भवती हुई, पर दोनों बार ही उसे बेटी ही हुई। हद हो गई बहू तुझसे। तू शायद कभी मुझे पोते का सुख दे ही नहीं सकती है। अब मैं तुझसे किसी बच्चे की उम्मीद नहीं रखूंगी। माँ, आप इस सब पर राधिका को क्यों डांट रही हो? लड़का या लड़की हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं पैदा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, राधिका ही मनहूस है। अब तू मेरी बात सुन कैलाश, मैं तुझे इस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगी। तू दूसरी शादी करेगा। क्या? हाँ, और सुन, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी, और इसे मजाक मत समझना। कमला ऐसे राधिका और अपने बेटे को बहुत बातें सुनाकर चली गई, जिसके बाद उस बेचारे को ना चाहते हुए भी दूसरी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। इस बात का पता जब राधिका की माँ को चला तो वह अपनी छोटी बेटी से कहती है, किरण बेटा, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी बहन का घर टूटने से बचा ले मेरी बच्ची। अपनी बहन का घर टूटने से बचा ले। माँ, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। लेकिन जीजा जी से शादी? अपनी बहन का घर बचा ले। अगर कोई और उस घर की बहू बनेगी तो तेरी बहन का जीना हराम हो जाएगा। अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देखकर उस बेचारी को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करना पड़ा और अपने जीजाजी से शादी करके अपने दीदी की सौतन बनकर उसके ससुराल आ गई। आजा मेरी बहू, तुझसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। अब कमला ने अपनी दूसरी बहू का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे कमरे में ले गई। अब ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे और अब वो भी गर्भवती हो गई थी। कमला राधिका की ही तरह उसका भी अच्छे से ध्यान रख रही थी। किरण बहू, ये ले अचार, खूब खा और मुझे पोते का सुख दे। अब समय निकलता गया और छोटी बहू की डिलीवरी का भी समय आ गया। हे भगवान, बस इस बार मुझे पोता ही देना। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। क्या? पोती का सुनकर कमला आग बबूला हो गई और उसने हॉस्पिटल में ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? अरे, अपनी बहन की तरह तू भी मनहूस निकली। कैलाश बेटा, ये दोनों बहनें ही मनहूस है। तू इन्हें छोड़, ये तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगी। मैं तेरे लिए कोई भाग्यशाली लड़की ढूंढूंगी। ये क्या बात हुई माँ? आपने क्या शादी करना, बच्चे करना कोई खेल समझ रखा है? अरे, 1 नहीं 2 नहीं, आप मेरी अब तीसरी शादी करवाने को तैयार हो। और अगर तीसरी से भी पोता नहीं मिला तो क्या चौथी शादी भी करवा दोगी? बोलिए। अरे, मैंने अपनी पसंद राधिका को छोड़कर दिल पर पत्थर रखा और किरण से शादी की, लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अब चाहे आप जो कहो, लेकिन मैं अब कोई शादी नहीं करूंगा। और किरण, मैं तुम्हें भी आजाद करता हूँ। तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। इस बच्ची को मैं पाल लूंगा, तो मुझे डिवोर्स दे देना। कैलाश! माँ, मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाला हूँ। आपके घर में अगर बाबा सौतन ले आते तो आपको कैसा लगता? अरे, आप भी एक औरत हो और लड़की की पैदाइश पर दुखी हो रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए। एक लड़का वंश को आगे नहीं बढ़ाता है, एक लड़की बढ़ाती है। एक लड़की एक जान को दुनिया में लेकर आती है, उससे वंश चलता है। समझिए आप। अपनी माँ को इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है
जिसके बाद कमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों बहुओं से माफी मांग लेती हैं। किशनपुर नाम के एक गांव में अंकिता नाम की गरीब बहू अपने बूढ़े सास ससुर और पति के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। अरे वाह अंकिता, आज खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मैंने खाने में दाल चावल बनाए हैं। बहू, आज तो तूने खाना थोड़ा ज्यादा बनाया है ना, कहीं ऐसा ना हो कल की तरह तू आधा पेट खाना खाकर सो जाए। माँ जी, मैं ज्यादा खाना बनाकर खाना बर्बाद नहीं करना चाहती, और वैसे भी हमें ये खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से अन्न का एक दाना भी बर्बाद हो। अरे आशा, तुम अपनी बहू से नहीं जीत सकती। उसे अपने हिसाब से ही बनाने दो खाना। इस प्रकार वो सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ अमीर घर की बहू जब रात तक भी खाना बनाने नहीं जाती तो उसकी सास आती है। बहू, रात के 8 बज गए हैं और तूने अब तक खाने की तैयारी नहीं की। जानती है ना, तेरे ससुर जी 8:30 बजे तक खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और आज सुबह ही मैंने खाना बनाया था। सुबह का खाना अभी तक रखा है, आप और पापा जी वही खा लो। बहू, मुझे और तेरे ससुर जी को बासी खाना खाने की आदत नहीं है, पर अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बासी खाना खा लेंगे। शकुंतला अपनी बात मान लेती है और बासी खाना खाने चली जाती है। अब दिन गुजरते गए और उसकी दिन प्रतिदिन बहुत आलसी होती गई। ऐसे ही एक दिन बहू, ये क्या, तुमने कल रात की सब्जी और चावल गरम करके फिर से हमें खाने के लिए दे दिया। तुमने खाने के साथ ना तो सलाद काटा और ना ही कोई दाल बनाई। क्या अब मैं कल का बचा हुआ खाना खाऊं? तो क्या हो गया पापा जी, अगर बासी खाना खा लोगी तो? और सब बासी खाना खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और खाना खराब थोड़ी ना हुआ है, मैंने फ्रिज में रखा था। राधिका, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमें हफ्ते में 1 से 2 बार ही ताज़ा खाना देती हो, बाकी पूरे हफ्ते हम तीनों टाइम बासी खाना ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह बना दूंगी ताज़ा खाना, अभी यही खा लो। वैसे भी पापा जी आपको दवाई के लिए लेट हो रहा है, अगर अब मैं खाना बनाने गई तो रात के 10 बज जाएंगे। अब सब उसकी ऐसी बात सुनकर गुस्से में खाना छोड़कर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन शकुंतला के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो वो अपनी पड़ोसन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अंकिता सबके लिए चूल्हे पर गरम खाना बना रही थी। अरे वाह बहू, तुम इतनी गर्मी में चूल्हे पर अपने पूरे परिवार वालों के लिए रोटी बना रही हो। सुबह की रोटियां बनाकर रख लिया करो, तुम्हें आलस नहीं आता क्या तीनों टाइम का खाना बनाते हुए? आंटी जी, अब अपनों के लिए खाना बनाने में कैसा आलस, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बासी खाना खाएं, और हमारे पास ना तो फ्रिज है और ना ही गैस जो हम खाने को फ्रिज में रखकर बाद में गर्म करके खा सकें, इसीलिए मैं ताज़ा खाना ही बनाती हूँ। सरला, अगर फूली फूली रोटियां देखकर तुम्हारे खाने का मन है तो खा लो। अरे नहीं नहीं आशा बहन, मैं तो यहाँ भाई साहब से मिलने के लिए आई थी। दरअसल मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा और भाई साहब को थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता है, तो सोचा क्यों ना भाई साहब से ही ठीक करवा लूं। वो तो अभी बाहर गए हैं, जैसे ही आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। शकुंतला ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है और घर आकर देखती है तो फिर से बासी खाना देखकर अपनी बहू पर भड़कने लगती है। बहू, मैंने तुझे 1000 बार कहा है हिसाब से खाना बनाया कर, पर तू तो पूरी बारात का खाना बनाकर रख देती है। आज हमारा 30वां दिन है जब हम बासी खाना खा रहे हैं। एक बार अंकिता के घर जाकर देख, वो कितनी गरीब है पर फिर भी तीनों टाइम का ताज़ा खाना बनाती है अपने घर वालों के लिए। माँ जी, मेरी बस की नहीं है इतनी गर्मी में इतने लोगों के लिए 3 टाइम का ताज़ा खाना बनाना। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप कोई खाना बनाने वाली नौकरानी रख लो। बहू, अगर घर में सिर्फ गिनती के 4 लोग हैं और उनके लिए भी मैं नौकरानी रखूं, सही कहते हैं लोग, इंसान के पास जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होती है इंसान उतना ही ज्यादा कामचोर और आलसी हो जाता है। शकुंतला ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है और रसोई में आकर खुद खाना बनाने लगती है।
और उधर उसकी बहू अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके अपने ससुराल वालों की बुराई करने माँ, लगती है। तुमने कैसे घर में शादी कर दी है मेरी सास हर वक्त मेरा कंपैरिजन मोहल्ले की उस गरीब बहू से करती है। उन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाना बनाते हैं, पर हमारे पास किस चीज की कमी है जो मैं किश्तों में खाना बनाऊं? अरे राधिका बेटा, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? तेरा काम है खाना बनाकर रखना, तो वो कर दे। अब उनका खाने खाने का मन होगा तो खाए, नहीं खाने का मन हो तो भूखे रहें, बस तू ज्यादा परेशान मत हुआ कर। आप सही कह रही हो माँ, अब मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर इतनी ही दिक्कत होगी तो रख लेंगे कोई नौकरानी। इस प्रकार दोनों माँ बेटी अपनी सास की बहुत बुराई करते हैं। ऐसे ही दिन निकलते गए और एक शकुंतला जब बाजार से घर लौट रही थी तो उसकी पड़ोसन उसे आवाज देती है। ला बहन, आज मेरी बहू आलू टमाटर की सब्जी बना रही है, पर घर में टमाटर नहीं है। अगर तुम थोड़े से टमाटर दे देती तो। अरे आशा, टमाटर मांगने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए टमाटर लेकर आती हूँ। शकुंतला अमीर थी पर उसे जरा भी घमंड नहीं था। अब वो घर से टमाटर लाकर उसे दे देती है और पड़ोसन के साथ बैठकर बातें करने लगी। तब तक राधिका पूरी सब्जी बना लेती है। आंटी जी, आज मैंने आपके लिए भी खाना बनाया है, प्लीज मना मत करना। अरे बहू, मेरे लिए खाना बनाने की क्या जरूरत थी? कैसी जरूरत नहीं थी? हमें जब भी मदद की जरूरत पड़ती है आप हमेशा हमारी मदद करती हो, और आज मेरी सब्जी आपके दिए टमाटर की वजह से बन पाई है। अगर टमाटर नहीं मिलता तो आलू टमाटर की सब्जी नहीं बन पाती। शकुंतला बहू के इतना कहने पर उनके घर खाना खाती है और वो उसे बहुत पसंद आता है। आशा, अंकिता बहू, तुम दोनों नहीं जानती, पर आज बहुत दिनों बाद मुझे ताज़ा खाना खाने को मिला है। आशा, तुम गरीब होकर भी हम अमीरों से अच्छा खाना खाती हो। हम इतने अमीर हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, चीजें हैं, पर फिर भी हमारे नसीब में बासी खाना ही लिखा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम 3 वक्त का ताज़ा खाना खाती हो। और ऐसा क्यों सरला बहन? हमेशा बासी खाना खाना भी सेहत के लिए सही नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं बहन, हमारी बहू है ही इतनी निराली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शकुंतला अब उनके घर से खाना खाकर आ जाती है और घर आकर देखती है तो उसके पति की तबीयत खराब हो गई थी बासी खाना खाने की वजह से। तो शकुंतला डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आकर बताता है कि उसे फूड पॉइजन हो गया है। तो शकुंतला को गुस्सा आ गया और वो अपनी बहू पर भड़कने लगती देख है। रही है बहू अपने ससुर की हालत? आज इनकी जो भी हालत हुई है ये सब तेरी वजह से हुई है। माँ जी, पापा जी की बीमारी का दोष मुझ पर मत डालो, और अगर आपको इतनी ही चिंता है अपने पति की तो जैसे खुद गरीब बहू के घर जाकर खाना खा लेती हो वैसे ही ससुर जी को भी खिला दिया करो। या तो फिर कह दो अपनी उस गरीब बहू से कि वो आप लोगों के लिए भी खाना बना दिया करे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है हर वक्त आप लोगों के लिए गरम खाना बनाने की। सही कहा बहू तूने, वो गरीब है पर तुझसे अच्छी है। अगर मैं उसे राशन दूंगी ना तो वो हमारा खाना भी बना देगी, और अब मैं उसी के घर में खाऊंगी अपना राशन देकर। शकुंतला की तबीयत खराब रहती थी इसलिए उससे खाना नहीं बनता था। अब उस दिन के बाद से शकुंतला गरीब पड़ोसन के घर पर ही अपना राशन देकर अपने लिए खाना बनवाती है। एक दिन जब अमीर बहू सहेलियों उसके घर आई तो वो देखती है कि उसके सास ससुर किसी और से खाना बनवाती है। राधिका, तू इतनी अमीर है फिर भी बासी खाना खाती है। अरे तुझसे अच्छे तो वो गरीब हैं जो ताजा खाना खा रहे हैं। मैंने अक्सर अमीरों को देखा है ताजा और फ्रेश खाते हुए, पर तू पहली ऐसी अमीर बहू है जो बासी खाना खा रही है। और सच बताऊं तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे होते हुए तेरे सास ससुर किसी गरीब को अपना राशन दे रहे हैं और उससे अपने लिए खाना बनवा रहे हैं। राधिका की सारी सहेलियों उसका मजाक बना के चली जाती है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने सास ससुर के आने के बाद उनसे माफी मांगने लगती है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बदसलूकी की, पर अब से मैं तीनों टाइम का खाना बनाकर आप सबको दूंगी।
अब आपको अंकिता के घर जाकर खाने की जरूरत नहीं है। सरला माफ कर दे बहू को, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं नाराज ही कब थी, मैं तो बस चाहती थी कि बहू हमें ताज़ा खाना दे, और अब जब बहू ताज़ा खाना खिलाने को राजी है तो मैं क्यों बहू से नाराज रहूंगी। अब उस दिन बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और राधिका अब सबको ताज़ा खाना बनाकर खिलाती है।